हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग तुगलक वंश को शुरू कर रहे हैं, जो गुलाम वंश एवं खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर स्थापित होने वाला यह तीसरा वंश था। गुलाम वंश से एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक स्थापित होने वाला कौन सा वंश था, तो वह होगा तुगलक वंश, जो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर स्थापित रहा। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया, शासन किया, तो वह होगा तुगलक वंश। तो चूंकि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर आज हम लोग पढ़ रहे हैं तुगलक वंश। इसके बाद भी फिर 2 वंश पढ़ेंगे, वह है सैयद वंश और लोदी वंश। लेकिन उन सभी में से सबसे अधिक समय तक कौन अपने शासन व्यवस्था को कायम किया था, किस वंश ने, तो वह होगा तुगलक वंश ने। तो जब हम लोग लास्ट लोदी वंश को पढ़ लेंगे, तब उस समय हम लोग ईस्वी के आधार पर देखेंगे कि कौन सा वंश सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो सबसे अभी के लिए फिलहाल अभी आप जानिए कि तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं और बात करते हैं इनके संस्थापक से। तो सबसे पहले नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश के संस्थापक थे। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक, अर्थात तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अब अगर हम लोग इनके मूल नाम के बारे में जानें कि गयासुद्दीन तुगलक का इनका मूल नाम अर्थात बचपन का नाम क्या था, तो इनका मूल नाम गाजी मल्लिक या फिर गाजी तुगलक था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि गयासुद्दीन तुगलक नाम ना देकर गाजी मल्लिक नाम दे दिया जाता है ऑप्शन में। तो इसलिए आपको इनका मूल नाम कहने का मतलब इनके बचपन का नाम भी आपको याद रखना है कि अगर यह पूछे कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो अगर यह नाम ना दिया जाए तो गाजी मल्लिक दिया जाता है। तो इसलिए आपको यह नाम याद रखना है। गयासुद्दीन तुगलक करौना तुर्क जाति के थे। कहने का मतलब यह हुआ कि तुर्क के तो थे रहने वाले, लेकिन तुर्क में से भी कौन से जाति के थे। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जाति के थे। फिर हम लोग इल्तुतमिश बलबन के बारे में पढ़े थे कि वो लोग इलबारी तुर्क जाति के थे। तो उसी तरह से गयासुद्दीन तुगलक ये करौना तुर्क जाति के थे। ठीक है, करौना नहीं बल्कि करौना तुर्क जाति के थे। तो इनके शासक बनने से पहले अगर हम लोग इनके थोड़ा प्रारंभिक जीवन के बारे में जानें, तो बात करते हैं इनके पिता से। तो गयासुद्दीन तुगलक के जो पिता थे वह गुलाम वंश के शासक बलबन के दास थे। लेकिन अगर इनकी बात की जाए, गयासुद्दीन तुगलक की बात की जाए, तो इन्होंने जो अपना सैनिक जीवन प्रारंभ किया था वह अलाउद्दीन खिलजी के सेना में शामिल होकर इन्होंने अपना सैनिक जीवन प्रारंभ किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये कई महत्वपूर्ण अभियानों के अध्यक्ष थे और साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन तुगलक को दीपालपुर का गवर्नर भी नियुक्त किया था। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मंगोलों के खिलाफ 29 बार विजय प्राप्त की थी। इस वजह से गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। मलिक उल गाजी क्यों? क्योंकि इनका नाम क्या था मूल नाम, तो गाजी मल्लिक। गयासुद्दीन तुगलक अर्थात गाजी मल्लिक खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह को समाप्त करके दिल्ली की गद्दी पर बैठे। और किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे? तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। तो चलिए प्रारंभिक जीवन से लेकर हम लोग इनके शासक बनने तक की बात कर लिए। अब बात करते हैं शासक बनने के बाद की। तो शासक बनने के अगर बाद की बात शुरू की जाए, तो सबसे पहले हम लोग इनके व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं। इनका जो व्यक्तित्व यानी इनके व्यक्तित्व में जो था
वह रस्म ए मियाना था। क्या था? रस्म ए मियाना। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि यह रस्म ए मियाना नीति को अपनाए थे। रस्म ए मियाना का अर्थ होता है कि आवश्यकता से अधिक ना तो कठोरता दिखाना है और आवश्यकता से अधिक ना तो नरमी बरतना है। मतलब दोनों, मतलब कि जहां हमें अगर कठोर बनना है तो सिर्फ कठोर बनेंगे और आवश्यकता से अधिक भी नहीं बनना है। उसी तरह से अगर हमें संयम अर्थात धैर्य या फिर नरमी बरतना है तो आवश्यकता से अधिक नरमी नहीं बरतना है। तो ये दोनों तरह का सम्मिश्रण इनके व्यक्तित्व में था और उसी को रस्म ए मियाना कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कठोर नीति को अपनाया गया था, कठोर नीति के साथ साथ जो उसने कठोर दंड व्यवस्था को जारी किया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उनके कठोर नीति और कठोर दंड व्यवस्था को गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में समाप्त कर दिया था। जैसे अगर हम कुछ उदाहरण के अनुसार से देखें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह इंपॉर्टेंट है, तो जैसे बात किया जाए कि राजस्व दर में कमी, राजस्व दर में कमी, तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पढ़ चुके हैं कि उसने राजस्व दर अर्थात भूमि कर, जिसे खराज भी कहा जाता था, तो उसने क्या किया था कि जो भूमि कर पहले 1/3 था उसे बढ़ाकर 1/2 अर्थात उपज का 50% अर्थात आधा भाग, मतलब जितना उपज होता था उसका आधा भाग उसने लेना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक शासक बना तो इसने क्या किया, उस दर में फिर से कमी ले आया। तो अर्थात जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1/2 उपज का लिया जाता था, अब 1/2 से घटाकर 1/2 से घटाकर कितना भाग कर दिया गया उपज का? तो उपज का 1/5 भाग कर दिया गया। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के समय 1/2 भाग बढ़ाने से पहले 1/3 था, लेकिन इसने 1/3 से भी कम कर दिया, अर्थात 1/2 से घटाकर सीधा कितना कर दिया? तो 1/5 भाग कर दिया उपज का। और दूसरी बात यह है कि राजस्व दर में तो इसने कमी तो कर दिया, लेकिन फिर इसने यह भी कहा कि अगर मान लीजिए कि भविष्य में हमें राजस्व दर में यानी भूमि कर में अगर हमें बढ़ाना होगा तो वो एक बार में 1/10 या 1/11 भाग से अधिक नहीं वृद्धि की जाएगी। जैसे था ना कि अलाउद्दीन खिलजी क्या किया कि 1/3 से सीधा बढ़ाकर 1/2 भाग अर्थात 50% कर दिया। तो इसलिए इनका यह कहना था कि कर में यानी दर में तो मैंने कमी कर दिया, अर्थात 1/2 से 1/5 तो कर दिया, लेकिन अगर भविष्य में अगर कभी बढ़ाना होगा इस दर को तो एक बार में 1/10 या 1/11 से अधिक नहीं बढ़ेगा। तो यह तो हो गया राजस्व दर में कमी की बात। दूसरी बात करते हैं कि इसने नस्क या फिर जिसे बटाई प्रथा भी बोलते हैं, ठीक है, यानी बटाईदार यानी बटाई देना जो है, तो नस्क, उसे नस्क प्रथा भी बोला जाता है। तो नस्क या बटाई प्रथा को इसने फिर से लागू किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि इस प्रथा को समाप्त करके भूमि की पैमाइश को शुरू किया था, यानी भूमि का वास्तविक जो पैमाइश था उसे शुरू कर कर लगान लिया जाता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब यह शासक बने तो उसने भूमि की पैमाइश को समाप्त कर दिया। तो अब रीजन यह भी बनता है कि आखिर भूमि की पैमाइश को इसने क्यों समाप्त कर दिया? तो इससे क्या होता था कि संतोषजनक भूमि की पैमाइश नहीं होती थी। जब संतोषजनक भूमि की पैमाइश नहीं होगी तो इससे किसानों को क्या होगा? नुकसान होगा, और जब किसानों को नुकसान होगा तो वह खेती करना नहीं चाहेंगे। तो इसी वजह से इसने नस्क एवं यानी भूमि की पैमाइश को समाप्त कर कर फिर से नस्क या फिर बटाई प्रथा को लागू किया, जिससे किसानों को फायदा हो सके। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसने राजस्व अधिकारियों के लिए भी रियायत बरती। राजस्व अधिकारियों, तो ये कौन से राजस्व अधिकारी? तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं का भी दमन किया था। जैसे कुछ हिंदू राजस्व अधिकारी जो परंपरागत तरीके से जो राजस्व यानी लगान वसूलने का काम करते थे, जैसे उनमें से जो आते थे खुत, मुकदम एवं चौधरी जो आते थे, ठीक है, तो वो लोग लगान वसूलने का काम किया करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि उन लोगों का जो इस अधिकार को समाप्त कर दिया था, अर्थात वो लोग जो थे अब यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यानी लगान को, किसान से लगान को वसूल नहीं कर सकते थे, और साथ साथ इन राजस्व अधिकारियों के भूमि पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने कर लगा दिया था। तो लेकिन क्या हुआ कि जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बने तो इनके लिए भी इन्होंने रियायत किया।
रियायत क्या किया कि ये लोग जो पहले राजस्व अधिकारी मतलब कि जो लगान वसूलते थे और अलाउद्दीन खिलजी ने इनके अधिकार को छीन लिया था, तो इसके अधिकार को गयासुद्दीन तुगलक ने वापस लौटा दिया। लेकिन यह भी ध्यान रखा कि इन लोगों को इतना ही छूट दिया गया, लगान वसूलने का तो अधिकार दे दिया गया, लेकिन इतना ही फिर छूट दिया गया कि ताकि ये लोग ज़्यादा पैसे वाले यानी ज़्यादा धनवान होकर शासक के खिलाफ ही विद्रोह ना करें। तो इन बातों का भी ध्यान रखा गया था। तो इसलिए कहा गया है ना कि इनके व्यक्तित्व में रस्म ए मियाना था। अब अगर बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट है वह है अक्ता प्रणाली को फिर से शुरू करना। अक्ता प्रणाली क्या था कि जैसे की बात की जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि सैनिकों को जो उन्होंने बहुत बड़ी एवं अस्थाई सेना का निर्माण किया था, तो उनको वो नगद वेतन दिया करते थे। लेकिन जब ये शासक बने तो इनके शासनकाल में क्या हुआ कि उतने बड़े सैनिकों को नगद वेतन देना इतना आसान नहीं था। तो इसलिए क्या किया गया कि उस नगद वेतन के जगह पर इसने अक्ता प्रणाली को शुरू किया, अर्थात वेतन के बदले सैनिक अधिकारियों एवं सैनिकों को भूमि दान में दी जाने लगी फिर से, जिसका अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था और उस भूमि को छीनकर किसमें मिलाया था, खालसा भूमि में। तो इसे फिर से इसने शुरू किया था। और अगर पांचवें पॉइंट की अगर बात करें तो जो कि गयासुद्दीन तुगलक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी माना जाता है वह है कृषि विस्तार। कृषि विस्तार, तो अगर इस टॉपिक पर बात की जाए कृषि विस्तार के मामले में, तो गयासुद्दीन तुगलक ने राजस्व में वृद्धि करने के लिए इसने भूमि कर में वृद्धि नहीं किया, अर्थात खराज में वृद्धि नहीं किया। क्यों? क्योंकि इससे किसानों को नुकसान होता था। तो इसलिए इसने यह दिमाग लगाया कि अगर हमें राजस्व में वृद्धि करना है, ठीक है, तो कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, और वह तरीका क्या था, कृषि का विस्तार करना। तो कृषि का विस्तार जो किया गया, तो इन्होंने किसानों को समझाया कि जैसे मान लीजिए कि जो भी इनके आसपास के जो भी एरिया में जो बंजर भूमि थे उन पर भी किसानों को मतलब कि खेती करने के लिए जो है कहा गया। उनके लिए तो फिर अब बंजर भूमि में कैसे खेती किया जाए, ताकि सिंचाई का कोई साधन नहीं था। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि कृषि विस्तार के लिए सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है, कि दूर दूर तक भी सिंचाई की जाए, बंजर भूमि में भी सिंचाई की जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक कौन था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था? तो वह होगा गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक। आपको दोनों नाम याद रखना है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान या पहला शासक कौन था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था, या जिसने कृषि विस्तार के लिए नहरों का निर्माण करवाया था? तो वह होगा गयासुद्दीन तुगलक। तो यह पॉइंट तो हम लोग समझ लिए कि कैसे इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के जो है मतलब जो भी कठोर नीति, कठोर दंड व्यवस्था को इसने समाप्त करके फिर से जो पहले वाली प्रथा थी उसे इसने लागू किया था, और साथ साथ कुछ नई चीज़ों को भी लागू किया, जैसे कि जो है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला यह पहला शासक बना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है दाग एवं हुलिया प्रथा को जो शुरू किया गया था, यानी घोड़ों को दागने का और सैनिकों की जो हुलिया व्यवस्था थी, उसे गयासुद्दीन तुगलक ने समाप्त नहीं किया, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी से भी और अधिक सख्ती से उस प्रथा का पालन किया गया ताकि कोई भी सैनिक विद्रोह ना कर सके। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक से अगले पॉइंट की। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक नए नगर का निर्माण करवाया, और तुगलकाबाद को 56 कोट का दुर्ग भी कहा गया है। गयासुद्दीन तुगलक का प्रसिद्ध चिश्ती संत जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया से इनका संबंध अच्छा नहीं था, और निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक कथन कहा था, वह था हुनज दिल्ली दूरस्त। हुनज दिल्ली दूरस्त का मतलब यह हुआ कि दिल्ली अभी दूर है। तो क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के लिए इस कथन को कहा था, यानी हुनज दिल्ली दूरस्त अर्थात दिल्ली अभी दूर है? तो वह होगा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। तो चलिए
इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। अगर इस पॉइंट को कहानी से समझा जाए तो आपको जो है लंबे समय तक याद रहेगा। सबसे पहले बात होती है कि निजामुद्दीन औलिया का जो संबंध क्यों नहीं गयासुद्दीन तुगलक के साथ अच्छा था, अच्छा संबंध क्यों नहीं था। तो 2-3 मिनट की कहानी है, इसे ध्यान से सुनिए। खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, जिनका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, तो जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया कि वह अपने समर्थकों को राजकोष से बहुत सारे धन दान में दिए थे, और उनके समर्थकों में से एक थे प्रसिद्ध चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया को भी नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने 5 लाख टंका दान में दिया था। टंका कहने का मतलब चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था। तो 5 लाख टंका दान में दिया था। लेकिन उतनी बड़ी संख्या में जो उन्होंने दान दिया था, उससे क्या हुआ था, राजकोष खाली हो गया था। जब नासिरुद्दीन खुसरो शाह के बाद जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, तब इसने राजकोष जो खाली हो चुका था उसकी भरपाई करने के लिए उसने सबसे कहा कि जिस जिस व्यक्ति को भी दान में जो पैसे दिया गया है तो उस पैसे को राजकोष में फिर से जमा करवाए। तो उनमें से बहुत सारे व्यक्ति ने राजकोष में फिर से पैसे तो दान में फिर से जो उन्हें दान में मिला था उस पैसे को राजकोष में तो दे दिए, लेकिन उनमें से जो एक थे निजामुद्दीन औलिया, इसने पैसे को वापस लौटाने में असमर्थता व्यक्त की। आखिर क्यों की? क्योंकि इनका यह कहना था कि मुझे जो पैसे दान में मिला था, 5 लाख टंका मुझे दान में मिला था, उस पैसे को मैंने गरीबों में दान कर दिया, तो इस वजह से अब उस पैसे को मैं वापस नहीं कर सकता हूं। तो यह बात सुनकर गयासुद्दीन तुगलक मतलब अत्यधिक क्षुब्ध हो गए। तो इन्हें दंड तो नहीं दिए क्योंकि यह एक धार्मिक संत थे, लेकिन उसी समय से क्या हुआ कि निजामुद्दीन औलिया के साथ इनका मनमुटाव रहने लगा था। तो ये तो बात हम लोग जान गए कि क्यों इनके साथ इनका अच्छा संबंध नहीं था, ये तो संबंध की बात हुई। अब बात करते हैं कि ये कथन इसने क्यों कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए हुनस दिल्ली दुरस्त क्यों कहा था। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ था कि बंगाल में विद्रोह हो गया था। तो उस बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए, साथ साथ बंगाल को विजय करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक खुद बंगाल गए थे। तो जब ये बंगाल गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ कि उस अभियान को यानी बंगाल को जब ये जीत लिए, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि दिल्ली से एक खबर पहुँचा, और वह खबर यह पहुँचा कि इनके पुत्र से संबंधित, इनके बड़े पुत्र का नाम था जूना खां। क्या नाम था? जूना खां। जूना खां वही थे जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठेंगे। तो जूना खां इनके बड़े पुत्र का नाम था। तो इनके बारे में जो खबर यह गया था कि जूना खां अपने समर्थकों की संख्या को बढ़ा रहा है। समर्थकों की संख्या करने का मतलब यह हुआ कि मतलब वह उनके जो भी समर्थक थे उनको वह बढ़ा रहे थे, इसलिए ताकि गयासुद्दीन तुगलक अर्थात अपने पिता को ही गद्दी से हटा सकें। वह षड्यंत्र रचने लगा था, इनका पुत्र ही षड्यंत्र रचने लगा था। और दूसरा जो मैसेज गया था गयासुद्दीन तुगलक के पास बंगाल में, तो वह यह गया था कि इनके जो पुत्र थे जूना खां, वह बार बार जो है निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में जा रहे हैं, क्योंकि जूना खां जो थे वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इस वजह से भी यह निजामुद्दीन औलिया पे काफ़ी क्रोधित हुए। और तीसरा जो मैसेज जो गया था वह यह गया था कि दिल्ली के जो ज्योतिष थे उन्होंने भी यह घोषणा यानी भविष्यवाणी किया था कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से जीवित अवस्था में दिल्ली नहीं लौट पाएंगे। तो ये तीनों मैसेज सुनकर ये ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो इसलिए उन्होंने वहाँ से खबर भिजवाया कि ज्योतिषों को जो है यानी ज्योतिष को दंड दिया जाएगा, लेकिन यह जो शेख थे यानी यह जो संत थे, इन्हें कहा गया कि मेरे दिल्ली पहुँचने से पहले ही यह दिल्ली को छोड़ दे, नहीं तो बुरा परिणाम होगा। तो उसी कथन में इन्होंने जो कहा निजामुद्दीन औलिया को कि दिल्ली छोड़ दे मेरे आने से पहले, तो उन्हीं का रिप्लाई में, उन्हीं के प्रति उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि इन सब ने मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। तो चलिए उन षड्यंत्र को जो है ये तो लाइन देख लिए कि हुनज दिल्ली दूरस्थ क्यों इन्होंने कहा था। तो उसी मैसेज से क्रोधित होकर यह बंगाल को जीतने के बाद तुरंत जो है दिल्ली के लिए लौटे। तो क्या हुआ कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वह बंगाल अभियान से लौटते समय दिल्ली के बाहर जगह है अफगानपुर। तो अफगानपुर में जूना खां ने एक लकड़ी का विशाल शमियाना का निर्माण करवाया, अर्थात लकड़ी के विशाल महल का निर्माण करवाया, ताकि जब बंगाल अभियान से गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की ओर लौटे
तो वहाँ पर यानी अफगानपुर में वह एक दिन आराम करके अगले दिन दिल्ली पहुँचे। तो वैसा ही हुआ, गयासुद्दीन तुगलक अफगानपुर पहुंचा, वहां आराम भी किया, भोजन वगैरह करने के बाद जो है बंगाल विजय से जो है यानी बंगाल से जो हाथी लाया गया था उस हाथी का प्रदर्शन जब करवाया जाने लगा तो उसी समय क्या हुआ कि वह लकड़ी का महल जो जूना खां के द्वारा बनवाया गया था वह लकड़ी का महल गिर गया। लकड़ी के महल के गिरने से ही गयासुद्दीन तुगलक और उनके छोटे पुत्र उनके साथ ही थे, तो उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो ये सभी षड्यंत्र का हिस्सा था क्योंकि लकड़ी के महल को बहुत ही कमजोर तरीके से बनवाया गया था। तो इनकी मृत्यु पर बर्नी का कथन है कि आसमान से बिजली गिरा और सुल्तान ढेर हो गया, यानी आसमान से अचानक बिजली गिरा। यहाँ पर पूरे लाइन को नहीं लिखा गया है लेकिन आप ध्यान से सुनिए इसे कि इनके मृत्यु के बारे में बर्नी ने कहा है, क्योंकि यह पूछा भी जाता है कि बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा है कि आसमान से अचानक बिजली गिरी और सुल्तान ढेर हो गया। ठीक है, तो यह कथन किसका है, बर्नी का, और किसके संबंध में कहा गया है, तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया है। जबकि प्रसिद्ध मोरक्को यात्री जो कि इब्ने बतूता के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्ने बतूता का जो कि कथन था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि सुल्तान का हत्यारा स्वयं उनका पुत्र जूना खां था, तो यह कथन किसका है, इब्ने बतूता का है। किसके लिए बोला गया था, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए, कि यह बोला गया था कि सुल्तान का जो हत्यारा कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनका पुत्र जूना खां था। तो यह तो कहानी हुई कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो अब इनके मृत्यु के बाद क्या हुआ कि इनका पुत्र जूना खां, जिनका मूल नाम क्या था, जूना खां, तो जब यह गद्दी पर बैठा तो वह किस नाम से बैठा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से यह गद्दी पर बैठा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के मूल नाम, उनका मूल नाम क्या था, तो वह था जूना खां था। अब मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत की, पूरे दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान शासक था। मतलब ऐसा कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत पर जितने भी शासक राज किए उन सभी शासकों में से मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जूना खां सबसे अधिक शिक्षित एवं सबसे अधिक मतलब विद्वान शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्विज्ञान और ऐसे अनेक विद्याओं में यह निपुण थे। ठीक है, तो इसलिए अगर आपसे यह पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सबसे अधिक शिक्षित एवं विद्वान कौन से शासक थे, तो वह होगा मोहम्मद बिन तुगलक या फिर नाम दिया जा सकता है जूना खां। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में प्रसिद्ध विद्वान जिनका नाम था एल्फिस्टन महोदय। एल्फिस्टन महोदय ने इन्हें पागल सुल्तान कहा है, मतलब इनके विचारों को पागलपन कहा है। पागल सुल्तान कहने का मतलब यहाँ कोई निगेटिव वर्ड में नहीं, ऐसा नहीं था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है पागल थे। पागल का मतलब यहाँ निगेटिव वर्ड में नहीं कहा गया है। मतलब पागल सुल्तान कहने का मतलब कि इनके मन में जो बातें आती थी उस बात को यह करते थे। ठीक है, यहाँ पागल उस संदर्भ में कहा गया है, मतलब इनके विचारों को पागलपन बताया गया है। तो क्योंकि पागल तो ये थे नहीं, अगर पागल रहते तो ये सभी शासकों में ज़्यादा शिक्षित तो होते नहीं, इस वजह से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ये पागल निगेटिव वर्ड में नहीं लेना है। तो सबसे पहली बात हमें यह जानना है कि पागल सुल्तान किसे कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। किसने कहा है, तो एल्फिस्टन महोदय ने कहा है। चलिए, तो क्यों कहा है, इसलिए क्योंकि इनके बारे में ऐसा कहा गया है कि शिक्षित तो ये थे, योग्य तो थे, सबसे योग्य शासक थे दिल्ली सल्तनत के, लेकिन फिर भी इनका किसी भी काम में भाग्य ने साथ नहीं दिया था और जो भी यह काम किए वह सभी के सभी असफल हुआ था। तो उस असफल होने की वजह से क्या हुआ कि यह जो भी डिसीजन, मतलब कि कभी कभी क्या हुआ कि मतलब ऐसे ऐसे डिसीजन लेने लगे जिसके वजह से एल्फिस्टन महोदय ने इन्हें पागल सुल्तान कहा था। अब बात करते हैं कि हम लोग जैसा कि देख चुके हैं कि यह दिल्ली सल्तनत के सबसे शिक्षित एवं सबसे योग्य शासक थे, लेकिन फिर भी इनका भाग्य या फिर समय साथ नहीं दिया था। तो इस वजह से इन्हें इतिहास में
आदर्शवादी अभागा या फिर अभाग्यशाली सुल्तान या फिर विरोधाभासों का सम्मिश्रण कहा गया है। इसके साथ साथ इन्हें रक्त पिपासु भी कहा गया और साथ साथ इन्हें धनवानों का राजकुमार भी कहा गया। तो ये सभी के सभी पूछा जाता है। तो चलिए अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए 3 बातों का तो क्लियर हो रहा है कि आदर्शवादी अभागा, अभाग्यशाली सुल्तान, विरोधाभासों का सम्मिश्रण। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे योग्य, सबसे शिक्षित, सबसे विद्वान शासक थे, लेकिन फिर भी इनका समय ने साथ नहीं दिया। कुछ भ्रष्ट अधिकारी के वजह से भी इन्हें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन एक शासक के रूप में इन्हें भी दोषी माना गया। तो इसी वजह से इन्हें इन तीनों मतलब कि नामों से जाना जाता है कि आदर्शवादी अभागा, अभाग्यशाली सुल्तान एवं विरोधाभासों का सम्मिश्रण। लेकिन अब बात करें कि रक्त पिपासु। रक्त पिपासु की अगर बात करें तो रक्त पिपासु का मतलब यह हुआ कि यह अपने असफलताओं से मतलब इतने क्षुब्ध हो गए थे कि बाद में क्या हुआ कि अगर इनके शासनकाल में कोई साधारण गलती भी अगर करता था तो उस साधारण गलती के लिए उन्हें सीधा मृत्यु दंड दिया जाता था। ये बाद में हुई, ऐसा नहीं था कि ये पहले से ऐसे थे। लेकिन होता है ना कि बार बार मतलब कि ये मतलब कि इतने पढ़े लिखे थे लेकिन उसके बावजूद भी ये जो भी योजनाएं मतलब जो भी प्लान करते थे वो सभी के सभी विफल हो जाता था। तो उससे ये क्षुब्ध हो गए थे, मतलब चिड़चिड़े हो गए थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि इनके शासनकाल में कि अगर कोई साधारण गलती भी करता था तो उसके लिए क्या होता था, उन्हें सीधा मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो इस वजह से इन्हें रक्त पिपासु कहा गया है। धनवानों का राजकुमार मतलब धनवान की कहने का मतलब यह हुआ कि शिक्षा के मामले में एक तरह से यह धनवान थे। ठीक है, धनवान का मतलब सिर्फ पैसे से ही नहीं होता है कि धनवान कहने का मतलब यह हुआ कि मतलब यह सबसे शिक्षित थे, विद्वान थे। तो इस वजह से इन्हें धनवानों का राजकुमार भी कहा गया था। इन बातों को तो हम लोग समझ गए और इसे आपको ध्यान में भी रखना है। अब बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता के ही तरह यानी गयासुद्दीन तुगलक की ही तरह इसने भी कृषि विस्तार की ओर ध्यान दिया, यानी कृषि की उन्नति के लिए ध्यान दिया। क्योंकि जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि विस्तार पे जो ध्यान दिया था तो इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। तो उसी तरह से इसने भी कुछ काम किया कृषि विस्तार के लिए और इसने एक कृषि विभाग की यानी पृथक कृषि विभाग की इसने स्थापना की और उस कृषि विभाग का जो नाम क्या रखा तो दीवान ए अमीर ए कोही। क्या नाम रखा? दीवान ए अमीर ए कोही। तो अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अलग कृषि विभाग की स्थापना या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी, तो वो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अब देखिए क्वेश्चन को घुमाया कैसे जाता है। आइए सर में क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है, वह क्या करेगा कि कृषि विभाग की स्थापना यानी कृषि विभाग का जो नाम रखा गया था वह क्या रखा गया था? दीवान ए अमीर ए कोही। लेकिन अब क्या करेगा कि इसमें से कुछ वर्ड को छांट लिया जाएगा। जैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना, ये पूरा नाम नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में। कभी कभी क्या करेगा कि आपको सिर्फ यहीं से नाम दिया जाएगा कि अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी, तो वह किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। फिर क्या होता है क्वेश्चन को फिर घुमाकर कैसे पूछा जाता है कि दीवान ए कोही, मतलब दीवान ए ले लिया जाएगा और इधर कोही को ले लिया जाएगा। तो दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो अर्थात आपको 3 तरह से नामों को याद रखना है कि दीवान ए अमीर ए कोही या फिर अमीर ए कोही या फिर दीवान ए कोही। फिर क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपका कभी गलत नहीं होगा। तो इस कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। क्यों की थी? कृषि विस्तार के लिए। अब बात करते हैं कि बर्नी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। बर्नी जो कि इतिहासकार साहित्यकार थे, तो ये बर्नी जो थे वह मोहम्मद बिन तुगलक के 5 योजनाओं के बारे में मुख्य रूप से उल्लेख किया है। विशेष रूप से इनके 5 योजनाओं के बारे में उल्लेख किया है। योजनाएं तो इन्होंने और भी सारे लाए थे, लेकिन इनके 5 योजनाओं के बारे में बर्नी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो चलिए इनके उन 5 योजनाओं के बारे में जानते हैं। तो पहला योजना है वह है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना। सबसे पहली बात, दोआब क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो दोआब क्षेत्र यानी गंगा यमुना के क्षेत्र में इसने कर वृद्धि किया था। तो दो आब, तो देखिए दो का मतलब होता है दो और आब का मतलब क्या होता है? नदी। यानी
जैसे कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यह जो है गंगा है, ठीक है, और यह जो है आपका यमुना है। तो मान लीजिए कि यह जो गंगा और यह जो यमुना जो है, इसके बीच का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाएगा? दोआब कहलाएगा, ठीक है। तो गंगा यमुना का जो दोआब का जो क्षेत्र था, तो उस दोआब क्षेत्र में इसने क्या किया था? कर वृद्धि किया था। तो चलिए इस बात को समझते हैं। तो क्यों इसने कर वृद्धि किया था? क्योंकि राजस्व में वृद्धि करने के लिए इसने दोआब क्षेत्र में वृद्धि किया था। जबकि इससे पहले हम लोग इस बात को जानते हैं कि इसने दोआब क्षेत्र में जो कर वृद्धि किया तो कितना किया था? तो यह 50% किया था, यानी 50% इसने कर को वृद्धि किया था, अर्थात उपज का आधा भाग। जो इससे पहले किसने किया था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था 50% करने वाला? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो 50% कर को वृद्धि किया था वह दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में किया था। लेकिन इसने जो दोआब क्षेत्र में कर को वृद्धि किया वह कितना वृद्धि किया? तो 50%, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि उपज का आधा भाग इसने लेना शुरू किया कर के रूप में। लेकिन क्या हुआ कि कहते हैं ना कि यह तो अभागे थे, यानी आदर्शवादी, इन्हें अभागा कहा गया है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब इसने दोआब क्षेत्र में कर को वृद्धि किया तब उस समय क्या हुआ कि अकाल पड़ गया था। तो अकाल पड़ने की वजह से, लेकिन फिर भी इनके अधिकारी क्या हुए कि किसानों से जबरदस्ती लगान वसूलने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि वह देने की अवस्था में तो नहीं थे, देने की स्थिति में नहीं थे। तो इस वजह से किसानों ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया, और उस विद्रोह की वजह से इन्हें अपना जो डिसीजन यानी 50% कर का जो वृद्धि किया था, इस डिसीजन को इन्हें वापस लेना पड़ा था। तो इस पॉइंट को समझ गए। अब बात करते हैं इनकी दूसरी योजना की। दूसरी योजना जो है वह है राजधानी परिवर्तन करना। राजधानी परिवर्तन करने का मतलब यह हुआ कि जो कि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले तक दिल्ली सल्तनत का, यानी इल्तुतमिश से लेकर ही कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, क्योंकि उसके समय तो जो राजधानी जो थी वह लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल से जो दिल्ली राजधानी बनी थी दिल्ली सल्तनत की, तो उस राजधानी को इसने क्या किया था? परिवर्तित कर दिया था। तो दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ पे ले गया? तो देवगिरी को इसने राजधानी बनाया। तो देवगिरी को जो राजधानी बनाया, तो देवगिरी का नाम इसने बदलकर क्या रख दिया था? दौलताबाद। और दौलताबाद को इसने राजधानी बनाया। तो देवगिरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जिसने दक्षिण भारत का जो अभियान किया था, और वह देवगिरी का अभियान था, पहला अभियान दक्षिण भारत के संदर्भ में, और जहाँ के शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे। तो यह वही देवगिरी है जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? दौलताबाद। और दौलताबाद किसने नाम चेंज किया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो इसने राजधानी को परिवर्तित किया था, यानी दिल्ली से लेकर कहाँ राजधानी बनाया? तो देवगिरी, जिसे दौलताबाद कहा गया है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद, या हो सकता है कभी कभी देवगिरी भी लिख दिया जाता है कि देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई, तो वह होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब सवाल यह उठता है कि इसने राजधानी को क्यों परिवर्तित किया? इसने राजधानी को इसलिए परिवर्तित किया क्योंकि क्या था कि दिल्ली के जो नागरिक थे उनमें से कुछ लोग क्या थे कि इन्हें जो पत्र लिखा करते थे, और उनमें जो पत्र लिखते थे तो इनके खिलाफ, मतलब इनकी निंदा किया करते थे। वह जो पत्र लिखते थे नागरिक, दिल्ली के जो नागरिक लोग इनके विरुद्ध जो पत्र लिखते थे, इन्हें पत्र जो भेजते थे, उनमें इनकी निंदा की जाती थी। तो उसी वजह से उन लोगों को दंड देने के लिए, और ऐसा भी कहा गया कि हिंदुओं को दंड देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदलकर देवगिरी यानी दौलताबाद बनाया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इनके तीसरी योजनाओं की। तो तीसरी योजना है कि सांकेतिक मुद्रा जारी करना। सांकेतिक मुद्रा को इसने जारी किया था। तो क्वेश्चन सबसे पहले यहां समझिए, उसके बाद हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे कि सांकेतिक मुद्रा, अर्थात अगर आपसे यह पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन था जिसने सांकेतिक मुद्रा को जारी किया था, तो वह होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो सांकेतिक मुद्रा को जारी करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का तो पहला शासक था, लेकिन क्या हुआ, इनकी ये भी योजनाएं वो सफल हो गई। इनके जब इसने सांकेतिक मुद्रा को जारी किया था तब इनके शासनकाल में टंका और जीतल, मतलब टंका जो कि चांदी के सिक्के को कहा जाता था और जीतल जो कि तांबे के सिक्के को कहा जाता था, तो दोनों का वैल्यू क्या हुआ कि वह बराबर हो गया था। ठीक है, दोनों का दाम क्या हुआ था, वह बराबर हो गया था, जिससे क्या हुआ कि मार्केट में यानी बाजार में जो है मतलब नकली सिक्के बहुत अधिक संख्या में जारी हो गए थे। तो अंततः क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उस नकली सिक्के को रोककर असली सिक्के को जारी किया। लेकिन क्या हुआ कि जिन लोगों को
असली सिक्का मिला वो तो खुश रहे, लेकिन जिन लोगों को असली सिक्का नहीं मिला वो लोग क्या हुआ, विद्रोह कर दिया, जिससे क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक को भारी क्षति हुई थी। लेकिन अगर इससे पहले अगर हम बात करें कि सांकेतिक मुद्रा के बारे में, तो इससे पहले चीन के शासक कुबलई खां और ईरान के शासक गाई खाटू ने सफलतापूर्वक सांकेतिक मुद्रा को जारी किया था, और उसी से प्रेरित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सांकेतिक मुद्रा को जारी किया था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर इनकी योजनाएं, मतलब इनकी योजना जो थी वह असफल हो गई। इसलिए कहा जाता है कि जबकि इनसे पहले जिस शासक ने सांकेतिक मुद्रा को जारी किया था वह चीन के शासक थे कुबलई खां और ईरान के शासक थे गाई खाटू, जो उन लोगों ने सांकेतिक मुद्रा को जारी किया था, तो उन लोगों की ये योजनाएं सफल हुई थी। अब बात करते हैं चौथे इनकी योजनाओं की। तो इनकी चौथे योजनाएं जो है वह है कराचिल पर आक्रमण, यानी कराचिल अभियान। तो कराचिल अभियान के बारे में बात किया जाए तो कुछ का मानना है कि यह जो कराचिल पड़ता है भारत और चीन के बीच में पड़ता है, जबकि कुछ का यह मानना है कि यह जो कराचिल जगह है वह दिल्ली से 10 मील की दूरी पर कराचिल पर्वत पड़ता है। ठीक है, तो कराचिल के विरुद्ध जो अभियान किया गया था तो उसमें यह कहा गया है कि इस अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक ने 10,000 सैनिक को भेजा था इस अभियान के लिए, लेकिन उस 10,000 सैनिक में सिर्फ 10 सैनिक बचकर आए थे। तो इस तरह से देखा जाए कि कराचिल अभियान भी इनका असफल रहा था। अब इनके अगर 5 योजनाओं में से अगर अंतिम योजना की अगर बात करें तो वह था खुरासान का अभियान। तो इस कराचिल अभियान में विफल होने के बाद इसने क्या किया कि खुरासान अभियान के लिए युद्ध से पहले इसने 3,75,000 सैनिक को नियुक्त किया था, और उस 3,75,000 सैनिक को जो है युद्ध करने से पहले ही वेतन दे दिया गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि खुरासान के जो शासक थे उसने क्या किया कि इससे मित्रवत संबंध बना लिया। किससे? तो मोहम्मद बिन तुगलक से। उसने युद्ध नहीं किया। तो लेकिन इसने क्या किया था कि अपने 3,75,000 सैनिक को तो नगद वेतन तो दे दिया था। तो इस वजह से जब खुरासान के शासक के साथ मोहम्मद बिन तुगलक का मित्रवत संबंध हो गया, तब इसने क्या हुआ कि सेना को भंग किया। लेकिन जब इसने सेना को भंग किया तो क्या हुआ कि वह सेना लोग जो थे इनके खिलाफ विद्रोह कर दिए थे और विद्रोहियों के साथ जाकर मिल गए थे। तो इस तरह से इनका यह भी अभियान जो था वह विफल माना गया। अब बात करते हैं कि इनके 5 योजनाओं के बारे में तो हम लोग देख लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्ण सिक्का को जारी किया था, यानी सोने के सिक्का को जारी किया था, और जो मोरक्को यात्री जो कि इब्ने बतूता थे, इस सोने के सिक्के को इन्होंने दिनार कहा है। क्या कहा है? दिनार कहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि इसने स्वर्ण सिक्के यानी सोने के सिक्कों को क्यों जारी किया था? तो वह इसलिए क्योंकि सैनिक शक्ति में अभिवृद्धि के लिए, यानी सैनिक शक्ति में वृद्धि के लिए इसने सोने के सिक्के को जारी किया था, और वह यह चाहता था कि सैनिकों को जो है स्वर्ण का जो है मतलब कि जो मुद्राएं जो दी जाए वो टोकन के रूप में दी जाए। तो उसी स्वर्ण सिक्के को इब्ने बतूता जो कि मोरक्को यात्री थे, इसे दिनार कहा है। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ निर्माण कार्यों के बारे में। तो इनके निर्माण के बारे में अगर देखा जाए तो वह दिल्ली में जो है इन्होंने जहाँपना नगर का निर्माण करवाया था। इनके साथ साथ इसने दिल्ली के समीप ही स्वर्गद्वारी नामक शिविर का भी निर्माण करवाया था। लेकिन अब हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं कि इसने स्वर्गद्वारी नामक शिविर का निर्माण क्यों करवाया था। क्या हुआ था? इसके शासनकाल में प्लेग फैल गया था। ठीक है, तो उस प्लेग से बचने के लिए इसने स्वर्गद्वारी नामक शिविर का निर्माण करवाया था, और इसी शिविर में मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 2.5 वर्ष तक मतलब कि जीवन को बिताया था। वहीं पर इसने मतलब लगभग 2.5 साल तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में ही जो है इसने रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो हिंदू के त्योहारों में शामिल होता था, और हिंदू के त्योहारों में भी मुख्य रूप से होली में, यानी होली के त्योहारों में यह शामिल होता था। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि होली के त्योहारों में या फिर हिंदू के त्योहारों में शामिल होने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो वह होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब बात करते हैं कि इब्ने बतूता के बारे में। अब तक हम लोग नाम सुनते आए हैं कि मोरक्को यात्री इब्ने बतूता। तो इब्ने बतूता के बारे में अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले यह मोरक्को मूल के अफ्रीकी यात्री थे। यानी कहाँ के थे? किस महाद्वीप के थे? तो अफ्रीका महाद्वीप के थे। तो इब्ने बतूता से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कहाँ के यात्री थे? तो यानी यह मोरक्को मूल के अफ्रीकी यात्री थे।
तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि इब्ने बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और यह एक अफ्रीकी यात्री थे, अर्थात मोरक्को मूल के अफ्रीकी यात्री थे। अब अगर इनके बारे में अगर कुछ और पॉइंट को देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी कहने का मतलब होता है न्यायाधीश, यानी इब्ने बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। और उसके बाद क्या हुआ, आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था, तो वह इब्ने बतूता को भेजा था। यह भी पूछा जाता है बहुत बार कि दिल्ली का काजी उसने किसे नियुक्त किया था, तो इब्ने बतूता को नियुक्त किया था। इब्ने बतूता का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल रहला। किताब उल रहला को किसने लिखा है, तो इब्ने बतूता ने लिखा है। तो इस किताब में किसका जिक्र किया गया है, तो इस किताब में जो जिक्र किया गया है, तो इब्ने बतूता जो भारत आए थे तो इन्होंने अपने भारत की यात्रा वृतांत के बारे में इस किताब में वर्णन किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बात का विस्तृत वर्णन किया गया है, वह यह है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण भी इस किताब में किया गया है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने किया था, तो वह होगा इब्ने बतूता ने। ऐसा माना जाता है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का अच्छा व्यवस्था किया गया था, लेकिन इस डाक व्यवस्था का जो संगठित एवं व्यवस्थित करने का जो श्रेय किसे दिया गया है, तो वह तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने किया है, तो वह इब्ने बतूता ने किया है। ठीक है, अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बारे में अगर बात की जाए तो इनके शासनकाल में क्या हुआ था कि गुजरात में विद्रोह हुआ था, और वह विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, वह तागी नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में गुजरात में विद्रोह हुआ था। तो उसी विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात गया था। तो जब गुजरात गया तो वहाँ तागी को पराजित किया, लेकिन फिर क्या हुआ कि तागी गुजरात से भागकर सिंध की ओर चला गया। तो लेकिन गुजरात पर तो इसने सफल अभियान कर लिया, लेकिन इनके मन में यह था कि तागी को हमें समाप्त करना है। तो इसलिए तागी के पीछे पीछे मोहम्मद बिन तुगलक भी सिंध जाने लगे। तो सिंध जाने के क्रम में ही एक जगह पड़ता है जिसका नाम था थट्टा। क्या नाम था, सिंध जाने के क्रम में एक जगह पड़ता है थट्टा। तो रास्ते में यानी थट्टा में ही क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गए और वहीं पर जो है यानी थट्टा में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके मृत्यु से संबंधित बदायूनी ने एक कथन कहा है, वह यह कहा है कि इनके मरने से यानी मोहम्मद बिन तुगलक के मरने से राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। तो क्वेश्चन देखिए, जितने भी कथन मैंने अभी आपको बताया है उस सभी कथन से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि यह कथन किसने कहा है, एक वह पूछा जाता है, दूसरा यह पूछा जाता है कि यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया। तो दोनों बात को याद रखना है। तो बदायूनी ने इस कथन को किसने कहा है, तो बदायूनी ने कहा है कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। यह किसके संदर्भ में कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कहा गया है। तो और एक और पॉइंट इनके बारे में जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना की थी और इन्हीं के शासनकाल में अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो अर्थात यह हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दो स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी, एक विजयनगर राज्य 1336 ईस्वी और दूसरा बहमनी राज्य 1347, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का अंत हुआ। अब गद्दी पर जो है अगला शासक कौन बैठे, उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। तो फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया है। क्या कहा गया है, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया है। और किसने कहा इसे, तो यह हेनरी इलियट ने कहा। प्रसिद्ध विद्वान हेनरी इलियट ने इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है। फिरोज शाह तुगलक
अपने आप को कट्टरपंथी शासक के रूप में मतलब पेश किया था, ठीक है। तो और इनके बारे में जो यह कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई ठट्टा में, तब जाकर फिरोज शाह तुगलक का जो एक बार राज्याभिषेक हुआ था वह ठट्टा में हुआ था, लेकिन फिर बाद में जो है दिल्ली आकर वहां पर दिल्ली में भी जो है इनका विधिवत रूप से फिर से राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका मतलब इनका राज्याभिषेक कितने बार हुआ, तो 2 बार हुआ। एक बार कहां पर, ठट्टा में जहां मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, और दूसरा राज्याभिषेक कहां हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। तो इस वजह से फिरोज शाह तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो क्योंकि इससे पहले अब तक हम लोग दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक के बारे में ऐसा नहीं पढ़े हैं कि किसी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो इनका 2 बार राज्याभिषेक होने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। गद्दी पर बैठने के बाद इसने बहुत सारे मतलब लगभग सभी क्षेत्रों में इसने कार्य किया। तो जैसे अगर इनके सभी क्षेत्रों में से बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। किसकी बात की जाए, कृषि की। कृषि की अगर बात की जाए तो इसने 24 प्रकार के कर को समाप्त कर दिया था और केवल 4 प्रकार के कर को रहने दिया था। और वह 4 कर कौन कौन सा था, तो वह 4 कर था खराज, जजिया, जकात और खुम्स। लेकिन अगर इनमें से जजिया कर के बारे में अगर बात की जाए तो जजिया कर ब्राह्मणों से भी लिया गया था, यानी ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन बना, तो फिरोज शाह तुगलक। ऐसा क्यों, क्योंकि भारत पर जो सबसे पहले मुसलमान ने जो आक्रमण किया था, सफल अभियान किया था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरबी थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर को लागू किया था। लेकिन जब उसने जजिया कर को लागू किया था तो 4 व्यक्ति को छूट दिया गया था। कौन कौन, तो ब्राह्मण, भिखारी, महिला और बच्चे, इन चारों को छूट दिया गया था जजिया कर से। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, तब इसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। तब क्या हुआ कि जब ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया जाने लगा तो दिल्ली में क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली के जो और भी जो हिंदू लोग थे उन्होंने ऐसा मतलब कि डिसाइड किया था कि उन ब्राह्मणों के जो जजिया कर है उसको वो हिंदू लोग देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वह भूख हड़ताल समाप्त हुआ था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेने वाला पहला शासक कौन बना, तो वह होगा फिरोज शाह तुगलक। अब बात करते हैं कृषि के अंतर्गत और भी बातों को। तो वह जैसे है कि इसने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किया, यानी कृषि के विस्तार के लिए। अब जैसे नहर की अगर बात आती है तो नहर का नहर का निर्माण सिंचाई के लिए किया जाएगा। और सिंचाई की जरूरत कब पड़ेगी, खेती के लिए पड़ेगी। लेकिन हम लोग एक पॉइंट यह भी पढ़े हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो वह होगा गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन क्या है कि इसने भी कृषि के उन्नति के लिए यह काम किया था, ठीक है। कृषि के उन्नति के लिए इसने क्या किया कि भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि इसने बड़े बड़े 5 नहरों का निर्माण करवाया था। किसके लिए, तो कृषि की उन्नति के लिए करवाया था। तो इस वजह से अगर क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किसने करवाया था, तो वह होगा फिरोज शाह तुगलक। लेकिन अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया, तो वह होगा गयासुद्दीन तुगलक। तो दोनों क्वेश्चन को आपको मतलब समझना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कि अगर नहरों के जाल पूछा जाए कि सबसे बड़े नहरों का जाल किसने बनवाया था, तो वह फिरोज शाह तुगलक। लेकिन सबसे पहले नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो वह होगा गयासुद्दीन तुगलक। तो जब इसने सबसे बड़े जाल मतलब सबसे बड़े नहरों के जाल का निर्माण करवाया तो उस नहर से क्या हुआ कि सिंचाई कर को भी इसने लेना शुरू किया था। और उस सिंचाई कर का नाम क्या रखा था, हक ए सड़क। हक ए सड़क नाम रखा गया था किसका, सिंचाई कर को, यानी सिंचाई कर का ही नाम रखा था हक ए सड़क। तो अब क्वेश्चन देखिए, यह भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक कौन था जिसने सिंचाई कर को लिया था, अर्थात हक ए सड़क को लिया था या हक ए सड़क को लागू किया था, तो वह कौन होगा, फिरोज शाह तुगलक। अर्थात
हक ए सड़क यानी सिंचाई कर को लेने वाला या लागू करने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। तो सभी बात को ध्यान रखना और सभी से क्वेश्चन पूछा भी गया और बहुत बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं कृषि के ही अंतर्गत और इसने क्या काम किया था। तो वह किया था कि इसने मतलब इन्हें क्या था कि बागवानी में भी रुचि था। तो इस वजह से इसने क्या किया कि फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी इसने उपाय किया था। और क्या हुआ कि दिल्ली के समीप लगभग 1200 फलों के बाग का इसने निर्माण करवाया था। तो जब दिल्ली के समीप इसने लगभग 1200 फलों के बाग यानी बगीचे का जब निर्माण करवाया था, तो ऑब्वियसली सी बात थी कि क्या होगा कि फलों का जो दाम होगा यानी फलों का जो मूल्य होगा वह क्या हुआ था, घट गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनके अगले काम के बारे में। तो अब हम लोग फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्यों को देखते हैं, जैसे शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में। शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो एक ग्रंथ है फतवात-ए फिरोज शाही। क्या नाम है? फतवात-ए फिरोज शाही। इसके रचयिता स्वयं फिरोज शाह तुगलक ही हैं। तो यह जो ग्रंथ है जिसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने की है, तो यह जो है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले ग्रंथ के बारे में। वह है तारीख-ए-फिरोज शाही और दूसरा है फतवा-ए-जहांदारी। तो इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे जियाउद्दीन बर्नी। यानी इनके दरबार में जो साहित्यकार रहते थे उन साहित्यकार में से एक थे जियाउद्दीन बर्नी। तो यह वही बर्नी है जिनके बारे में हम लोग बहुत जगह पढ़ चुके हैं कि बर्नी ने ये कथन कहा, बर्नी ने वो कथन कहा। तो ये वही बर्नी थे। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने इस किताब की रचना की थी। क्या नाम था? तारीख-ए-फिरोज शाही और दूसरा फतवा-ए-जहांदारी। तो इन दोनों ग्रंथ से हमें फिरोज शाह तुगलक एवं साथ साथ तुगलक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला देखते हैं ग्रंथ, वह है दलायत-ए-फिरोज शाही। तो दलायत-ए-फिरोज शाही ये जो रचना की गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर से जो है मतलब ज्वालामुखी मंदिर को जब उसने लूटा था, तो तब जाकर वहाँ से लगभग 1300 संस्कृत ग्रंथ को लाया गया था और उसका जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। और जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया उसका नाम क्या रखा गया था? दलायत-ए-फिरोज शाही। तो इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे अप्पा-उद्दीन। अब बात करते हैं अगले ग्रंथ की, तो वह है सीरत-ए-फिरोज शाही। औषधि शास्त्र पर यह पुस्तक लिखा गया था यानी इसकी रचना की गई थी और नाम क्या रखा गया था? सीरत-ए-फिरोज शाही। अब हम लोग देखते हैं अगले इनके कार्यों की, तो वह है मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था के अगर क्षेत्र की बात की जाए तो व्यापार में लेन देन व्यवस्था में सुधार करने के लिए इसने अद्धा एवं बिख नामक छोटे मुद्रा को यानी छोटे सिक्का को इसने जारी किया था और उस सिक्का का नाम क्या रखा था? अद्धा एवं बिख। किसके लिए? तो व्यापार में लेन देन सुधार के लिए जो है। अब बात करते हैं अगले कार्यों की, वह है सार्वजनिक कार्य। तो फिरोज शाह तुगलक सबसे अधिक कार्य जो इसने किया था और जिसके लिए वह सबसे अधिक फेमस है वह सार्वजनिक कार्य के लिए ही है। ठीक है, अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा, इस सभी मामले में फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान होगा। ठीक है, तो इसलिए एक ही बार बोल दिया हूँ कि ये सभी मामले में फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मामले में पहला सुल्तान कौन था, तो वह सभी यहाँ जितने भी है सभी के मामले में फिरोज शाह तुगलक ही कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं सार्वजनिक कार्यों में पहला पॉइंट है खैराती अस्पताल। तो इसने एक खैराती अस्पताल का निर्माण करवाया था और जिसका नाम क्या रखा? दार-उल-सफ़ा। तो पूछा जाएगा कि दार-उल-सफ़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो लेकिन क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने दार-उल-सफ़ा का निर्माण करवाया था और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से दार-उल-सफ़ा क्या था। ठीक है, तो दार-उल-सफ़ा किसे कहा गया था? खैराती अस्पताल। खैराती का मतलब क्या हुआ? खैराती का मतलब हुआ कि वैसा अस्पताल जहां मुफ्त इलाज हो। ठीक है, तो मुफ्त इलाज को क्या कहा जाता है? खैराती अस्पताल। जैसे सरकारी अस्पताल होता है तो उसी तरह से तो दार-उल-सफ़ा का अर्थ क्या हुआ? खैराती अस्पताल। और इसके निर्माण किसने किया था? तो वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब बात करते हैं कि इसने दीवान-ए-खैरात की भी
स्थापना की थी। किसकी? दीवान ए खैरात। तो दीवान ए खैरात का स्थापना क्यों किया गया था? क्योंकि अनाथ मुस्लिम लड़की एवं बच्चों के देखभाल के लिए जो है दीवान ए खैरात की स्थापना की गई थी। और इनके साथ साथ जो मुसलमान गरीब थे और साथ साथ जो मतलब कि मुसलमान मतलब विधवाएं थी, उनके लिए भी इस विभाग का गठन किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इसने रोजगार दफ्तर का भी निर्माण करवाया था। रोजगार दफ्तर, या हो सकता है क्वेश्चन में कभी कभी रोजगार कार्यालय भी लिख दिया जाता है। तो बेरोजगारों को यह इसका निर्माण क्यों करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने? तो रोजगार दफ्तर या रोजगार कार्यालय का निर्माण इसने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए करवाया था। अब अगर हम लोग बात करें कि इसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना करवाया था। तो पूछा जाता है कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो अनुवाद विभाग की स्थापना किस लिए करवाया गया था? तो चलिए इस बातों को समझते हैं कि अनुवाद विभाग का स्थापना इसलिए करवाया गया था कि जो दो धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम धर्म, तो ये दोनों धर्म के लोग जो हैं एक दूसरे के विचार को समझ सके, इस वजह से इसने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी। अब बात करते हैं हम लोग इसके अगले सार्वजनिक कार्य के अंतर्गत अगले पॉइंट की। तो वह था कि यह पहला शासक था जिसने राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था की थी। यानी फिरोज शाह तुगलक भारत का पहला शासक बना जिसने राज्य के खर्च पे बोल सकते हैं या सरकारी खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था की थी। यानी हज की यात्रा पर लोगों को भेजा था, या अपने खर्च पे यानी राज्य के खर्च पर इसने भेजा था, और ऐसा करने वाला यह पहला शासक बना था। तो सार्वजनिक कार्य को देख लिए। अब इसके अगले हम लोग कार्य के बारे में बात करें तो वह है स्थापत्य कला के क्षेत्र में। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना, लोक निर्माण विभाग की इसने स्थापना करवाई थी। और इसके तहत इसने क्या किया था कि लगभग 300 नए नगरों का निर्माण करवाया था। उस 300 नए नगरों के निर्माण में से जो मुख्य नगर थे जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद एवं हिसार, इन 300 नए नगरों में से ये 4 नगर प्रमुख थे। जौनपुर का जो निर्माण जो इसने करवाया था वह मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में करवाया था। ठीक है। और जबकि इनका जो मतलब कि जो है प्रमुख नगर जो था फिरोज शाह तुगलक का, वह कौन सा था? तो फिरोजाबाद था। इसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला का भी निर्माण करवाया था और साथ साथ कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो कुतुब मीनार से हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि कुतुब मीनार के कार्य को शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसके कार्य को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन फिर हम लोग यह भी पढ़े थे कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ था कि इसका चौथा मंजिल जो था वह जर्जर हो गया था। तो ठीक है, तो इसके मरम्मत के साथ साथ इसने 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया था। तो इसलिए पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो वह फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कुतुब मीनार निर्माण से संबंधित कौन कौन से शासक हैं? तो उसमें से कौन कौन से हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अब बात किया जाए स्थापत्य कला के अंतर्गत ही कि इसने फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली में स्थापित किया था। यानी कि अशोक के कौन कौन से 2 स्तंभ को इसने दिल्ली में स्थापित किया था, और दिल्ली में भी कहाँ? तो फिरोज शाह कोटला दुर्ग में इसने स्थापित किया था। तो वह 2 स्तंभ कौन कौन से थे? तो एक था मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और दूसरा जो था वह टोपरा स्तंभ लेख जो कि हरियाणा में पड़ता था। तो यह दोनों जो स्तंभ लेख था वह किसका था? तो यह अशोक का था। लेकिन मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और टोपरा स्तंभ लेख को भी टोपरा से लाकर यानी हरियाणा से लाकर दिल्ली में स्थापित किसने किया? तो वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो इस तरह से स्थापत्य कला को भी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके दास प्रथा के बारे में। तो दास प्रथा के बारे में अगर बात किया जाए तो फिरोज शाह तुगलक जो था वह दास का बहुत बड़ा शौकीन था, गुलाम का बहुत बड़ा शौकीन था। तो इसलिए कहा जाता है कि इनके शासनकाल में जो है दासों की यानी गुलामों की संख्या जो है बढ़कर कितनी हो गई थी? लगभग 1,80,000 दास हो गए थे इनके शासनकाल में। ठीक है।
और क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक दास किसके शासनकाल में था, तो वह होगा फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि 1,80,000 दास अब तक किसी भी शासक के शासनकाल में नहीं था। ठीक है, तो और इन 1,80,000 दास की देखभाल के लिए इसने एक विभाग का स्थापना किया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। तो यह जितना भी यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो भी स्थापना से रिलेटेड की इस विभाग का नाम यह रखा था, सभी से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको हर पॉइंट को याद रखना है। तो सबसे अधिक दास किसके शासनकाल में था, सबसे अधिक दास किसने रखा था, तो वह होगा फिरोज शाह तुगलक। अगर आंकड़ा भी पूछ दिया जाए कि कितना रखा था, तो वह आंकड़ा कितना होगा, 1,80,000 दास था। तो इस दास की देखभाल के लिए इसने किस विभाग की स्थापना की थी, तो दीवान ए बंदगान नामक विभाग की इसने स्थापना की थी। चलिए, दास प्रथा भी देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके सैनिक व्यवस्था की। सैनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो इसने सैनिक के पद को फिर से वंशानुगत बना दिया था। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया था, क्योंकि उसने क्या कहा था कि सैनिक अपने योग्यता के दम पर ही मतलब सैनिक बनेंगे, कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के दम पर सैनिक बनेंगे, ऐसा नहीं कि वंशानुगत के आधार पर वह सैनिक बन जाएगा। लेकिन इसने क्या किया कि फिर से सैनिक के पद को वंशानुगत बना दिया। इसके साथ साथ इसने भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बारे में कहा गया है कि इसने एक सैनिक को मतलब रिश्वत देने के लिए रिश्वत के रूप में अपने पास से टंका दिया था। ठीक है, टंका मतलब चांदी का सिक्का। तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि इसने भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया था। अब बात करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश की गद्दी पर या दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था, तो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, यानी गयासुद्दीन तुगलक जो कि संस्थापक भी था, लेकिन यह फिर से बैठा तो इसका नाम क्या रखा गया, द्वितीय। इनसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम बात करते हैं इस वंश के अंतिम शासक की। इस वंश के अंतिम शासक थे नासरुद्दीन महमूद, 1394 से 1412 ईस्वी तक। वह इस वंश का अंतिम शासक था। लेकिन इसके शासनकाल का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि इसके समय में ही तैमूरलंग जो कि मंगोल आक्रमणकारी था। ठीक है, तो तैमूरलंग जो कि मंगोल आक्रमणकारी था, वह 1398 ईस्वी में इसके समय में ही यह भारत पर आक्रमण किया था। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसे कैसे पूछा जाता है कि तैमूरलंग कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो मंगोल यानी मंगोलिया के रहने वाले थे। दूसरा क्वेश्चन कि तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था, यह ईस्वी आपको यहाँ पर याद रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा गया था। यह 1398 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। थर्ड पॉइंट कि किसके शासनकाल में या किस वंश के शासनकाल में इसने आक्रमण किया था, तो तुगलक वंश के शासनकाल में। और उसमें भी शासक कौन था, तो नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इसने आक्रमण किया था। जब इसने आक्रमण किया तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि उसी समय जो है तुगलक वंश को नष्ट कर दिया था इसने। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1412 ईस्वी तक किसी तरह चलता रहा और 1412 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाने से लगभग तुगलक वंश समाप्त ही हो चुका था। लेकिन उससे पहले, इनकी मृत्यु से पहले एक बात और जानते हैं कि नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही जौनपुर नगर का जो कि निर्माण करवाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो जौनपुर में क्या हुआ था कि स्वतंत्र सड़की वंश स्थापित हो गया था। किसके शासनकाल में, नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही। तो 1412 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद फिर क्या हुआ कि दौलत खां लोदी जो कि लाहौर का सूबेदार था एवं खिज्र खां जो कि पंजाब का सूबेदार था, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, गद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में कौन विजयी हुआ, तो खिज्र खां विजयी हुआ और दौलत खां लोदी पराजित हुआ। तो खिज्र खां इस संघर्ष में विजयी हुआ और विजयी होने के बाद इसने क्या किया कि तुगलक वंश को समाप्त किया और 1414 ईस्वी में सैयद वंश को दिल्ली सल्तनत पर स्थापित किया। तो इस तरह से आज हम लोगों का तुगलक वंश समाप्त हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।